सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जनरल साइंस का हमारा टॉपिक चल रहा था मानव रोग। कल हमने मानव रोग के बारे में कुछ पृष्ठभूमि तैयार की थी। आगे हम मानव रोग को किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, उसका थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि हमारे शरीर में किस प्रकार से रोग हो सकते हैं। सबसे पहला पढ़ा था जन्मजात रोग, जो हमें माता पिता से मिलते हैं या जिनको जेनेटिक या आनुवंशिक रोग बोलते हैं। उसके बाद पढ़ा थी उपार्जित रोग, जिन्हें हम किसी से अर्जित करते हैं। किस प्रकार से एक संक्रामक रोग होता है, दूसरा होता है गैर संक्रामक। संक्रामक रोग होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, और गैर संक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। कल हमने इतना तक पढ़ा था। उसके बाद मैंने लास्ट में बताया था कि हम जीवाणु और विषाणु से पढ़ेंगे वो किस प्रकार से रोग हमारे शरीर में फैलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बैक्टीरिया से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, और उसकी मैंने बताया था कि जो रोग होते हैं उनकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो सबसे पहले आज जीवाणु को पढ़ेंगे, और उससे पहले कि जीवाणु जो मैंने ट्रिक बताई थी उसको अपन एक बार देख लेते हैं कि वो ट्रिक आपको याद है कि नहीं है। उसके बाद पढ़ेंगे कि कौन से रोग से कौन सा हमारे शरीर में किस प्रकार से उसका इफेक्ट रहता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया या जीवाणु। कल मैंने बताया था इसके जीवाणु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनको याद रखने की ट्रिक लिखाई थी। ए काकू तूने टमाटर साफ नहीं किए पीएम। तो ए का अर्थ होता है एजा या कोलेरो, का अर्थ होता है काली खांसी या उसको बोलते हैं कुकर खांसी, कू का होता है कुष्ठ या लेप्रोसी, तूने से कुछ नहीं होता। उसके बाद टमाटर, टमाटर से टे या डैश जितने भी रोग होते हैं। टैश होता है टीबी, टिटेनस, टाइफाइड, डिप्थीरिया और डायरिया, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सांप से होता है सिफिलिस और छुंजास, जो गुप्त अंगों से रोग से संबंधित रोग होते हैं वो इनमें आते हैं। किन में आते हैं? जो आते हैं जीवाणु में। कौन कौन से होते हैं? सिफिलिस और छुंजास। उसके बाद नहीं से आता है निमोनिया रोग, किसके कारण होता है? तो सर बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद प्लेग रोग भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और मेनिंजाइटिस ये रोग जीवाणु से भी होता है, विषाणु से भी होता है, और कभी कभी हमारे शरीर में यदि चोट लगती है तो उस कारण भी ये मेनिंजाइटिस रोग हो सकता है। तो ये मैं जीवाणु के बारे में पढ़ा, उसमें मैंने अभी लिखा दिया। आगे विषाणु पढ़ाऊँ उसमें भी लिखूंगा कि मेनिंजाइटिस रोग विषाणु के से भी होता है, और हमारे शरीर में यदि कभी चोट लग जाती है तो उसमें भी ये हमारे मेनिंजाइटिस रोग होने की संभावना रहती है। तो मैंने लिखा दिया कि जीवाणु से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, और आगे हम इन्हीं रोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे कौन कौन से रोग पढ़ेंगे मैंने बता दिया कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आइए दोस्तों आज पढ़ते हैं हमारा पहला रोग कौन सा होता है? हैजा, जो किससे होता है? तो सर बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। सबसे पहले आज हमारा पहला रोग है हैजा। सबसे पहले रोग पढ़ते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि इससे संबंधित हमें एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इससे क्वेश्चन बनता है कि ये जो हैजा रोग होता है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है या कौन से जीवाणु से होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में तो इससे प्रभावित हमारे शरीर में कौन सा अंग होता है? प्रभावित हमारे शरीर में अंग। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है कि हैजे को दूर करने के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए, या उसके बाद आता है कि हमारे शरीर में ये किस प्रकार इसका फैलाव का कारण क्या होता है? फैलाव का कारण। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि हैजा हमारे शरीर में किस प्रकार से फैलता है। उसके बाद में हैजा फैलने से हमारा कौन सा शरीर प्रभावित या अंग होता है। उसके बाद में ये हैजा फैलने के उत्तरदायी कौन सा बैक्टीरिया होता है। उसके बाद चौथा इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसका उपनाम क्या होता है। तो रोगों से कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा रोग किस कारण से होता है, या किस विषाणु से होता है, या किस जीवाणु से होता है। उसके बाद हैजा यदि हमारे शरीर में होगा तो कौन से अंग को प्रभावित करेगा। उसके बाद में ये किस प्रकार से हमारे शरीर में फैलेगा। ये हमारे शरीर में जैसे वायु के द्वारा फैलेगा, या जल के द्वारा फैलेगा, या हमारे शरीर में लार के द्वारा फैलेगा, किस प्रकार से हमारे शरीर में फैल सकता है। उसके बाद है इस रोग का उपनाम क्या हो सकता है, या आगे जो रोग पढ़ेंगे उनके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। तो रोग से चार प्रकार से क्वेश्चन, कौन से जीवाणु से प्रभावित अंग कौन सा होता है, फैलाव का कारण क्या रहता है, या उपनाम इसका क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैजा का जो हमारे शरीर में सबसे पहले इसका जो बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है या जीवाणु इसका उत्तरदायी होता है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, हैजा को इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरो। क्या बोलते हैं? कोलेरो बोलते हैं। तो इसका जो बैक्टीरिया होगा वो इससे कोलेरो से संबंधित होगा। तो हमेशा याद रखना कि बैक्टीरिया होंगे या जो हैजा से संबंधित या जीवाणु से संबंधित जितने भी रोग होंगे उनका जो जीवाणु याद रखने का ट्रिक क्या होगी, जो इससे जो रोग होता है उसका इंग्लिश में आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो उसका जो लास्ट शब्द होगा वो जीवाणु के साथ में सम्मिलित होगा। तो जैसे कि आपको ऑप्शन में दे रखा कि हैजा कौन से जीवाणु से संबंधित होगा, तो इसका लास्ट में नाम दे रखा। तो जैसा कि हैजा फैलने का जीवाणु कौन सा होता है, वो होता है वाइबेरियो कोलेरा। वाइबेरियो कोलेरा। जैसे कि देखो मैंने अभी नाम बताया कि कोलेरा किसका नाम है, तो हैजा। तो इसका जो बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है वो होता है वाइबेरियो कोलेरा। वाइबेरियो कोलेरा। तो इसका जीवाणु कौन सा इफेक्ट करता है? वाइबेरियो कोलेरा। वाइबेरियो कोलेरा। अब उसके बाद में इससे हमारे शरीर में कौन सा प्रभावित अंग होता है, तो इससे हमारे शरीर में छोटी आंत प्रभावित होती है।
छोटी आंत प्रभावित होती है। हैजा के कारण हमारे शरीर में किसका इफेक्ट पड़ता है कि छोटी आंत इससे प्रभावित होती है। कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? वाइबेरियो कोलेरा। देखो कोलेरा किसको बोलते हैं? तो हैजा का। जैसे कोई भी जीवाणु होगा तो उसके साथ उस जीवाणु से संबंधित जो भी रोग होता है उसका लास्ट में नाम जरूर दे रखा। तो आपको ये जो जीवाणु होता है उससे नाम याद रखने घबराना नहीं है। तो कैसे याद रखना? तो सर इसका जो नाम होगा, जैसे कोलेरा क्या होता है तो हैजा, इससे पहले बैक्टीरिया क्या होता है तो वाइबेरियो कोलेरा। वाइबेरियो कोलेरा किस रोग को उत्तरदायी होता है? तो होता है हैजा। उसके बाद इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो छोटी आंत। हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? उसमें सबसे ज़्यादा पाचन भी होता है और अवशोषण होता है। मैंने पीछे पाचन तंत्र पूरा पढ़ा रखा है। अभी तक हमारा वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाके आराम से प्ले में जाके देख सकते हो। उसके बाद प्रभावित अंग कौन सा? छोटी आंत। उसके बाद हमारे इसका फैलाव का कारण क्या होता है? हमारे शरीर में किस प्रकार फैलता है? तो ये हमारे शरीर में फैलने का कारण क्या रहता है? पानी या भोजन। अपन दूषित पानी पीते हैं या दूषित भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में हैजा हो सकता है। देखो मैंने क्या बताया कि देखो जीवाणु कौन सा होता है? वाइबेरिया कोलेरा। प्रभावित अंग छोटी आंत। फैलाव का कारण क्या होता है? पानी और भोजन। पानी और भोजन। उसके बाद हमारे शरीर में यदि अपन दूषित भोजन या दूषित पानी करते हैं तो या पानी पीते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है? तो हैजा रोग हो जाता है। उसके बाद में इसका जो टीका या इसका दूर करने के लिए कौन सा टीका लेते हैं? तो हैजा नाम का टीका यूज होता है। हैजा नाम का टीका या कोलेरा टीका इसका यूज किया जाता है। हैजा का टीका या हैजा का इंजेक्शन लगाया जाता है। हैजा का टीका। ये हमारे जीवाणु से होने वाला पहला रोग था। कौन सा था? हैजा। देखो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बैक्टीरिया कौन सा? तो सर वाइबेरिया कोलेरा। प्रभावित अंग कौन सा? तो सर छोटी आंत। फैलाव का कारण क्या होता है? पानी या भोजन। दूषित पानी दूषित भोजन खाने से हमारे शरीर में हैजा होने का कारण हो सकता है। उसके बाद सर इसको दूर करने के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए? तो इसका हैजा का टीका आता है। देखो दोस्तों, एक होता है टीका, एक होता है उपचार। देखो टीका कब लगाया जाता है? कोई रोग अपने को होने से पहले उससे बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। और उसके बाद में यदि अपने कोई भी रोग हो जाता है उसको उपचार करने के लिए तो उसका क्या किया जाता है? बचाव किया जाता है। क्या किया जाता है? बचाव किया जाता है। दो अपन आगे वर्ड यूज किएंगे कि टीका क्या होता है और बचाव क्या होता है या उपचार क्या होता है। बच्चा टीका क्या होता है? जैसे कि आजकल किसकी कोरोना, यदि किसी व्यक्ति को कोरोना होने से पहले यदि उसका इंजेक्शन या टीका लगा दिया जाएगा तो कोरोना को उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद यदि किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके बचाव के लिए अलग अलग प्रकार की प्रोसेस अपनाई जाती है। तो दोनों चीज़ समझ में आ गई। एक टीका क्या होता है? रोग होने से पहले उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको बोलते हैं टीका। और यदि उसको बीमारी हो जाती है उसके बचाव के लिए जो उपचार किया जाता है वो चीज़ दूसरा होता है उपचार हो गया। तो पहला रोग कौन सा हो गया? हैजा। ये किससे होता है? तो सर जीवाणु कौन सा होता है? वाइबेरिया कोलेरा। प्रभावित अंग छोटी आंत। फैलाव का कारण दूषित पानी या दूषित भोजन। दूर करने के लिए टीका किसका? हैजा का टीका लगाया जाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया? एक काकू। उसके बाद काली खांसी। दूसरा आती है काली खांसी। साथ साथ में आप भी लिखते जाओगे और जो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी साथ साथ में बोलते जाओगे। दूसरा आता है काली खांसी, या उसको बोलते हैं कुकर खांसी। कुकर खांसी। अब वही के क्या क्या लिखना है? तो सर इसका उत्तरदायी बैक्टीरिया कौन सा होता है या कौन सा जीवाणु इसका उत्तरदायी रहता है जो हमारे शरीर को प्रभावित करता है? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस इंग्लिश नाम भी याद रखना जरूरी है क्यों? हमारे जीवाणु के साथ इसका लास्ट का अंग जरूर जुड़ा रहता है। जैसे कि उत्तरदायी जीवाणु कौन सा होता है? इसका उत्तरदायी जीवाणु कौन सा रहता है? इसका उत्तरदायी जीवाणु रहता है हीमोफिलस प्यूटोसिस। हीमोफिलस प्यूटोसिस। हीमोफिलस पिट्यूसिस। कौन सा जीवाणु इसका उत्तरदायी रहता है? तो हीमोफिलस पिट्यूसिस से कौन सा बीमारी होती है? तो सर होती है काली खांसी या कुकर खांसी। इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूसिस। जैसे देखो मैंने नाम बताया कि कोई भी बीमारी हो रही है उसका इंग्लिश में नाम याद होगा तो अपने आप जीवाणु का नाम भी याद हो जाएगा। कैसे? तो जैसे देखो इसका उत्तरदायी जीवाणु रहता है हीमोफिलस पिट्यूसिस। यदि आपको पिट्यूसिस नाम याद रहेगा इंग्लिश में तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सर इसको बोलते हैं कुकर खांसी या काली खांसी। तो जीवाणु भी अपने आप याद हो जाएगा। होगा नहीं होगा? कैसे? तो सर हीमोफिलस पिट्यूसिस दिमाग में आते हैं। पिट्यूसिस किसको बोलते हैं इंग्लिश में? तो सर कुकर खांसी को हिंदी में, और इंग्लिश में पिट्यूसिस बोलते हैं। इसका जीवाणु का नाम भी क्या होगा? तो सर हीमोफिलस पिट्यूसिस। समझ में आ गया यहाँ तक? जैसे जैसे कि आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये सारे टर्म याद होते जाएंगे। डेली आपको रिवीजन करना है। उसके बाद ये किस अंग का या हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट क्या होता है? प्रभावी अंग किस पर प्रभाव डालता है? तो हमारे श्वास नलियां फेफड़ों में प्रभाव डालता है। श्वास नलियां फेफड़ों में प्रभाव डालता है। श्वास नलियां फेफड़ों में। श्वास नलियां फेफड़ों में।
लंग्स। तो मैंने जैसे कि दो आपको दो चीज़ याद रखनी, यदि फेफड़ों या श्वास नली में जाएगा तो ये किस प्रकार से जाएगा, तो ये वायु से जा सकता है। वायु से कैसे जा सकता है, कोई भी व्यक्ति खांसता है तो वो खांसने के साथ वायुमंडल में बैक्टीरिया छोड़ता है, बैक्टीरिया जैसे वायुमंडल छोड़ेगा तो अपन ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ वो प्रवेश कर सकते हैं। तो हमें खतरा रहता है कि किसी को खांसी हो रही है तो हमें दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए, तो वो हमें खांसी जैसे खांसी करेगा तो वायुमंडल में क्या छोड़ेगा, तो बैक्टीरिया छोड़ेगा, तो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव यंग क्या क्या होता है, एक सिर्फ श्वास नली होता है, दूसरे क्या होता है फेफड़ा होता है। इसका जीवाणु क्या होता है, हीमोफिलस पिटूसिस, हीमोफिलस पिटूसिस। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर इसका इंजेक्शन क्या होता है, इसका इंजेक्शन क्या होता है, या इसका टीका क्या होता है, इसका इंजेक्शन तो इसका इंजेक्शन होता है डीपीटी। इसका इंजेक्शन क्या होता है, डीपीटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीपीटी किस जीवाणु को दूर करने के लिए टीका लगाया जाता है, तो वो होता है काली खांसी या कुकर खांसी। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई डिप्थीरिया। डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, डी का अर्थ होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, डी का होता है डिप्थीरिया। उसके बाद में पी का अर्थ होता है पिट्यूसिस, पिट्यूसिस, और टी का अर्थ होता है टिटनस, टी का अर्थ होता है टिटनस। डिप्थीरिया, पिट्यूसिस और होता है टिटनस। ये किस जीवाणु को मारने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, सर डीपीटी। डीपीटी किसको मारने के लिए, तो सर जीवाणु होता है हीमोफिलस पिट्यूसिस, जो हमें काली खांसी या कुकर खांसी के लिए उत्तरदायी होता है। इसको दूर करने के लिए कौन सा इंजेक्शन, तो सर डीपीटी। डीपीटी की फुल फॉर्म डिप्थीरिया, पिट्यूसिस और टिटनस। इससे 3 रोग दूर होते हैं। कौन कौन से, डिप्थीरिया होता है और टिटूनिस होता है, पिट्यूसिस और टिटनस। 3 प्रकार के रोग कौन से इंजेक्शन से, तो सर डीपीटी। डीपीटी की फुल फॉर्म ये होती है। समझ आ गया यहाँ तक। इससे कौन सा रोग होता है, तो सर काली खांसी। कौन सा जीवाणु, तो हीमोफिलस पिट्यूसिस। कौन सा प्रभावी अंग, श्वास नलियाँ फेफड़े। ऐसे आप पढ़ोगे तो अपने आप सारी चीज़ याद हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या बताया, ए का कू से क्या बनता है, तीसरा रोग कौन सा बनता है, कुष्ठ रोग। तीसरा कौन सा बनता है, कुष्ठ रोग। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में आप भी लिखते जाओगे और साथ साथ में याद करते जाओगे। देखो कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को मैंने इंग्लिश में क्या बताया, तो इसको बोलते हैं लेप्रोसी, लेप्रोसी। तो जैसे मैंने लेप्रोसी लिखा है तो इसका जीवाणु होगा वो भी इसमें लेप्रोसी नाम से कुछ वर्ड आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसको बोलते हैं, इसका जीवाणु उत्तरदायी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये कौन सा जीवाणु होता है, तो सर ये किसके रोग के लिए उत्तरदायी रहता है, तो कुष्ठ रोग के लिए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेप्रोसी। तो इसका देखो जीवाणु का नाम क्या होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री से क्या होता है सर, लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का जीवाणु क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। याद होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री किसका रोग, किस रोग को उत्तरदायी होता है, तो सर कुष्ठ रोग। जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आया, तो सर ये हमारे शरीर को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, ऊतकों पर इफेक्ट डालता है, ऊतक पर प्रभाव डालता है। कौन, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, ऊतक। उसके बाद आता है सर इसको दूर करने के लिए किस प्रकार का उपचार किया जाता है, तो इसको एमडीटी उपचार, एमडीटी। एमडीटी नाम की एक ड्रग होती है, वो उसका यूज किया जाता है उपचार के लिए। एमडीटी एक ड्रग होती है, वो होती है मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी ड्रग थेरेपी। तो देखो हमने अभी तक 3 रोग पढ़ लिए। कौन कौन से, सबसे पहले क्या पढ़ा, एजा। कहाँ से क्या पढ़ लिया, कुकर हो गया। उसके बाद कू से क्या पढ़ लिया सर, कुष्ठ हो गया, लेप्रोसी। देखो तीनों का नाम, जीवाणु कौन कौन से उत्तरदायी होते हैं, कौन सा हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, उपचार के लिए क्या लगाना चाहिए। सबसे पहले जैसे कि देख, एजा पढ़ लिया, कुकर खांसी पढ़ ली, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के लिए जीवाणु सर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, उस पर ऊतक पर प्रभाव डालता है। उसके बाद सर उपचार के लिए हमें कौन सा टीका लगाना चाहिए, तो एमडीटी। एमडीटी का अर्थ होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी किसको दूर करने के लिए, तो सर कुष्ठ हो गया, लेप्रोसी को। समझ में आ गया। यहाँ तक 3 रोग हमने अभी तक पढ़ लिए।
कौन कौन से पढ़ लिए? अभी तक हैजा पढ़ लिया, कुकर खांसी पढ़ ली और कुष्ठ रोग पढ़ लिया। उसके बाद चौथा मैंने क्या बताया था? टमाटर। टमाटर सबसे पहले बताया था टिटनेस। टिटनेस या इसको धनुष टंकार भी बोलते हैं, धनुष टंकार। इसका अन्य नाम क्या होता है? धनुष टंकार। धनुष टंकार क्या बोलते हैं? हमारे शरीर में किसी कमी होती है तो हड्डियां क्या जाती है? धीरे धीरे मुड़ने लग जाती है, हड्डियों के शेप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं टिटनेस। टिटनेस टीका लगाना चाहिए। कब लगाना चाहिए? यदि किसी भी कभी हमारा जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है, कभी यदि लोहे की जंग रोधक लोहे से हमारा यदि एक्सीडेंट हो जाता है या उस पर घाव लग जाता है, तब हमें टिटनेस टीका लगाना चाहिए। तो हमारे शरीर में यदि कभी लोहा यदि ज़्यादा बहाव में बहता है, यदि रक्त ज़्यादा बहाव में बहता है, तब डॉक्टर हमें सलाह देता है कि आपको टिटनेस का टीका लगाना चाहिए। तो टिटनेस का टीका कब लगाना चाहिए? यदि हमारे शरीर में लोहे से यदि फेरस से यदि कोई चोट लग जाती है या रक्त का थक्का नहीं बनता है, उस समय टिटनेस का टीका लगाना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले दिमाग में आता है तो सर इसका उत्तरदायी जीवाणु कौन सा होता है? इसको लोक जो भी बोलते हैं। लोक जो यानी जबड़े का लोक होना, लोक जो यानी होता है जबड़ा, जबड़े का क्या हो जाना? लोक हो जाना। इसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं लोक जो। उसके बाद में सर इसका जीवाणु कौन सा होता है या बैक्टीरिया कौन सा होता है? इसका बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। मैंने क्या बताया? शुरू से बताया कि कोई भी रोग होता है उसका इंग्लिश में नाम याद रखो। इसके बाद जैसे टिटेनी तो किससे होगा? टिटनेस। इसका पूरा नाम क्या होता है सर? क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनी ये कौन सा होता है? इसका सर जीवाणु उत्तरदायी होता है। कौन से रोग के लिए? तो सर रोग होता है टिटनेस। कौन सा रोग होता है? तो सर टिटनेस के लिए। कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी रहता है? तो कौन सा जीवाणु उत्तरदायी रहता है? तो सर होता है ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। कौन से रोग के लिए? तो सर टिटनेस। इसको धनुष टंकार। लोग जो हमारे जबड़े क्या हो जाते हैं? लोग हो जाते हैं। किस कारण होता है? हमारे शरीर में जंग लगे, लोहे से चोट लगने से टिटनेस का इंजेक्शन हमें लगना चाहिए। यदि इंजेक्शन नहीं लगे तो आने वाले समय में यदि जैसे आयु बढ़ेगी तो हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती है? मुड़ने लग जाती है, हड्डियाँ क्या हो जाती है। इसको उपचार के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? उपचार के लिए सर हमें एक पेनिसिलिन प्रतिरोधी या रोग प्रतिरोधक लगाना चाहिए उपचार के लिए। पेनिसिलियम प्रतिरोधी लगाना चाहिए। जैसे कि देखो हमारे शरीर में यदि जंग लगा हुआ लोहे से हमारी चोट लगती है, लेकिन अभी हमारे यदि जवान शरीर उस टाइम पता नहीं लगता। जैसे जैसे हमारा आयु बढ़ती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? हड्डियाँ क्या मुड़ने लगती है। कारण क्या होता है? हमारे शरीर में यदि लोहे से जंग लगती है, लोहे से हमारे शरीर में यदि चोट लगती है तो उसमें हमने टिटनेस का टीका नहीं लगाया, इसलिए हमारे शरीर में क्या हो जाता है? हड्डियों का मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उपचार के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? तो सर पेनिसिलियम प्रतिरोधी लगाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में टिटनेस का टीका लगाते हैं हमारे शरीर जो हड्डियाँ वो मुड़नी बंद हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो दवाई है इसकी खोज किसने की थी? दवा की खोज, ये जो दवा है पेनिसिलियम, इस दवा की खोज किसने की थी? यदि किसी को आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ दवा की खोज किसने की थी। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सी दवा की? सर पेनिसिलियम। किस काम आती है? तो सर जीवाणु। कौन सा? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी को मारने के लिए उपचार किया जाता है। किसके लिए? तो टिटनेस रोग को कम करने के लिए। इस दवा की खोज किसने की? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसने कहाँ से की थी? तो सर एक कवक से की थी। किससे? एक कवक था, उस पर प्रयोग करके इस दवा की खोज की थी। वो वैज्ञानिक कौन था? तो सर अलेक्जेंडर। कहाँ से इसकी खोज की थी? तो सर कवक से। कवक में इसने प्रयोग किया, उसके बाद में इसको मानव में प्रयोग में लिया गया। उसके बाद में सर ये कौन सा कवक था? तो ये था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम फफूंद था या कवक। कौन सा था? तो सर पेनिसिलियम नोटेटम फफूंद। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। तो सर क्या? तो टिटेनम को दूर करने के लिए कौन सा प्रतिरोधी लेना चाहिए? तो सर पेनिसिलियम। पेनिसिलियम दवा की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस पर की थी? सर कवक पर की थी। कवक पर पहले प्रयोग किया था, उसके बाद में मानव में किया था। तो कवक कौन सा था? तो वह कवक था पेनिसिलियम नोटेटम फफूंद या कवक। फफूंद या कवक। हमारे शरीर में जब अपन घरों में जब भोजन कई दिन खुला छोड़ देते हैं तब उस पर धूली सफेद परत लगती है, तो उसी को फफूंद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं। उसको फफूंद बोलते हैं। ये आगे जब मैं फफूंद या कवक पढ़ाऊंगा वहाँ पर आपको लिखाऊंगा।
तो जैसे कि दोस्तों कोई भी टॉपिक अपन रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आसानी से वो अपन को याद हो जाएंगे और साइंस इजी वे में से अपन क्वेश्चन हल कर सकते हैं। याद कैसे रखना, बार बार चीज़ को पढ़ते जाओ। जैसे कि टिटनेस, तो इसका जीवाणु कौन सा सर, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। उसका सर उपचार के लिए कौन सा अपने दवाई लेनी चाहिए, तो सर पेनिसिलियम प्रतिरोधी। पेनिसिलियम दवा की किसने खोज दी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका जो ये दवा जो इसने बनाई थी किस पर प्रयोग करके बने थे, कवक। कवक का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम फफूंदिया कवक। याद हो गया यहाँ तक, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर बनते हैं तो मैं सारे लिखा दूंगा याद। तो इसका उसके बाद में इसका सर इफेक्ट कहाँ पड़ता है, मैंने शुरू से ही बता दिया। लोग जो है हड्डियाँ क्या हो जाती है, लोक हो जाती हैं, या जबड़े क्या हो जाते हैं, लोक हो जाते हैं। किस कब हो जाता है, तो सर हमें जो जंग लगे लोहे से हमें कभी चोट लगती है या लगातार खून बहता है, खून बहने के उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका टिटनेस का टीका लगाना चाहिए। उसके बाद यदि कभी आपको चोट लगती है तो इतना लगातार खून नहीं बहेगा। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद इसका बचाव क्या होता है, इसका बचाव होता है ATS इंजेक्शन होता है। बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एक ATS नाम का इंजेक्शन होता है, ATS। जो भी आपको छोटे वर्ड दिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म दिख रही है, उसकी आपको कभी भी एग्जाम में पूछा फुल फॉर्म पूछे जा सकती है। ATS की फुल फॉर्म क्या होती है, ATS की फुल फॉर्म क्या होती है, ATS की फुल फॉर्म होती है एंटीटॉक्सिक सेरम। एंटीटॉक्सिक सेरम, एंटीटॉक्सिक सेरम इसकी फुल फॉर्म होती है। ये किसके बचाव के लिए होता है, तो सर ये टिटनेस के बचाव के लिए होता है। उपचार ये होता है, बचाव ये होता है। ATS की फुल फॉर्म एंटीटॉक्सिक सेरम। टॉक्सिक अर्थ क्या होता है, हमारे शरीर में यदि रासायनिक पदार्थ आते हैं जिसमें जो जहरीले होते हैं उनको मारने के लिए इसका बचाव किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है ATS का, एंटीटॉक्सिक सेरम। एंटीटॉक्सिक सेरम किसके लिए, सर टिटनेस के लिए। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। उसके बाद हमारा अगला रोग होता है। अगला रोग कौन सा आता है, तो सर टाइफाइड, जिसको आंत जबर भी बोलते हैं, या उसको मलेरिया भी बोलते हैं। हमारा 5वां रोग होता है टाइफाइड। जैसे मैं लिखा रहा हूँ आप साथ साथ में लिखते जाओगे, अपने नोट्स बनाते जाओगे। टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड या आंत जबर या टाइफाइड। आंत जबर, अन्य नाम क्या हो गया इसका, आंत जबर। और इसको बोलते हैं मोती झरा। अन्य नाम इसको क्या बोलते हैं, मोती झरा। देखो 3 नाम हो गए। कौन कौन से नाम हो गए, 3। टाइफाइड को क्या बोलते हैं, आंत जबर भी बोलते हैं और मोती झरा भी बोलते हैं। टाइफाइड, आंत जबर और मोती झरा। उसके बाद में ये कैसे होता है, तो सर ये होता है जैसे कि अपन दूषित भोजन करते हैं या दूषित पानी पीते हैं, ये डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश करता है, या श्वास को इफेक्ट करता है, या फेफड़ों को इफेक्ट करने से हमारे शरीर में ये आंत जबर हो जाता है। उसके बाद में इसका जीवाणु कौन सा होता है, इसका जीवाणु होता है सालेमोनेला टाइफी। सालेमोनेला, सालेमोनेला टाइफी। इसका कौन सा जीवाणु उत्तरदायी रहता है, हमारे शरीर में किस जीवाणु से ये रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है, होता है सालेमोनेला टाइफी। टाइफी, टाइफाइड से क्या बन गया, टाइफी। देखो मैंने बताया कि इंग्लिश में नाम याद रखोगे तो अपने आप उस जीवाणु का नाम हो जाएगा। कैसे, तो सर टाइफाइड, टाइफाइड जैसे आपको दिमाग में आया तो सर टाइफी, सर ने जब पढ़ाया था टाइफी किस रोग के जीवाणु में लिखा है, तो सर टाइफाइड। तो नाम याद हो गया सालेमोनेला टाइफी, सालेमोनेला टाइफी, सालेमोनेला टाइफी। ऐसे लगातार पढ़ते जाओगे तो इंग्लिश वाले वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। सालेमोनेला टाइफी। उसके बाद इसकी दवाई क्या आती है, इसकी दवाई आती है क्लोरोमी साइटेंस। क्लोमोनरी साइटेन दवाई इसकी। इसकी दवाई आती है क्लोरोमी साइटेंस। इसकी दवाई का नाम याद रखना है क्लोरोमी साइटेंस। क्लोरोमी साइटेंस किसको सही करने के लिए, सर टाइफाइड को सही करने के लिए। जीवाणु कौन सा, सालेमोनेला टाइफी। इसको सही करने के लिए कौन सी दवाई, क्लोरोमी साइटेंस। क्लोरोमी साइटेंस। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो सर क्लोरोमी साइटेंस किस रोग के उपचार के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए, तो टाइफाइड, आंत जबर या मोती झरा। आंत जबर या मोती झरा। क्वेश्चन एग्जाम में हिंदी में कैसे पूछा जाएगा, आंत जबर किस जीवाणु से होता है, आंत जबर किस जीवाणु से होता है। तो आप अपने दिमाग में आते ही आंत जबर दिमाग में आते ही पढ़ा, जैसे कि आंत जबर तो दिमाग में क्या आएगा, तो सर आंत जबर को इंग्लिश में क्या लिखा है, तो सर टाइफाइड लिखा है। तो टाइफाइड लिखा है, इसके अंत में क्या आएगा, तो टाइफी आएगा। टाइफी जैसे आएगा तो हमारे दिमाग में टाइफाइड आ जाएगा, आंत जबर भी आएगा और मोती झरा आ गया। उसके बाद इसको सही करने के लिए कौन सी दवाई, तो सर क्लोरोमी साइटेंस। क्लोरोमी साइटेंस, क्लोरोमी साइटेंस। समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद अगला हमारा आता है टीबी। टमाटर से मैंने क्या लिखा था, टै और डैश रोग होने वाले। सबसे पहले पढ़ लिया टाइफाइड, उसके बाद आता है टीबी, छठा आता है टीबी।
जैसे नाम ही इसकी शॉर्ट फॉर्म है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो फुल फॉर्म आपने सबने पढ़ होगी, उसकी फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? इसको टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। टीबी क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद में सबसे पहले पढ़ते हैं ये क्या होता है, इसका अन्य नाम क्या होता है? तपेदिक। कौन सा रोग? तपेदिक रोग भी बोलते हैं। उसके बाद इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, क्षय रोग। जैसे देखो जितने भी रोगों के अन्य नाम होते हैं मैंने अभी बताया, उपनाम भी होते हैं जिनके क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। क्षय रोग किससे संबंधित है? तो टीबी से संबंधित है। उसके बाद इसको और बोलते हैं काक रोग भी बोलते हैं, काक रोग। उसके बाद में जैसे टीबी आया तो इसका जीवाणु कौन सा उत्तरदायी रहता है? तो इसका जीवाणु मैंने अभी बता दिया, इसका बैक्टीरिया उत्तरदायी रहता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम इसका जीवाणु उत्तरदायी रहता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जीवाणु कौन सा उत्तरदायी रहता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब देखो इसका जीवाणु आपको ऐसे याद होगा, कैसे? जीवाणु नाम है किसका? टीबी, तो नाम जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस तो ट्यूबरक्लोसिस पूरा ही आ गया। उसके बाद शुरू में क्या लगाना है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या होता है? टीबी का उत्तरदायी जीवाणु। उसके बाद ये हमारे शरीर में किस प्रकार इफेक्ट करेगा? जैसे कि देखो टीबी होते ही वो क्या करता है? खांसता है। मैंने क्या बताया? खांसने से वो वायुमंडल में क्या छोड़ता है? बैक्टीरिया छोड़ता है। क्या छोड़ता है? बैक्टीरिया जैसे ही वायुमंडल छोड़ेगा तो हमारे शरीर में सबसे पहले वो कहाँ इफेक्ट करेगा? तो श्वास नली में इफेक्ट करेगा या फेफड़ों या लंग्स में इफेक्ट करता है। इसका इफेक्ट कहाँ रहता है? प्रभाव कहाँ डालेगा? ये प्रभाव कहाँ डालेगा हमारे शरीर में? तो यह डालेगा फेफड़ों या लंग्स में, फेफड़े या लंग्स या श्वास नली में। देखो श्वास नली और फेफड़े आते हैं हमारे दिमाग, कोरोना दिमाग में आ जाने। कोरोना क्या होता है? वायरस होता है। कोरोना वायरस है। तो कोरोना जैसे कि हमारे शरीर में कोरोना जैसे किसी को हो रखा है तो वायुमंडल में नहीं फैलता, लेकिन उसके स्पर्श आने से वो फैल सकता है। उसके बाद जैसे स्पर्श आएगा तो हमारे शरीर में जैसे कि अपन वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसके साथ कुछ कीटाणु आ जाते हैं। तो वो कीटाणु जैसे हमारे शरीर में श्वास नली से जाएंगे, श्वास नली हमेशा किससे कनेक्ट रहती है? तो फेफड़े से कनेक्ट रहती है। फेफड़े हमारी क्या कर देती है? कमजोर कर देती है। फेफड़े जैसे ही कमजोर करेगी तो हम मनुष्य की अकाल मौत हो सकती है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पर होता है? इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? फेफड़े और श्वास नली में, फेफड़े या श्वास नली। उसके बाद सर ये इतना हो गया, उसके बाद इसको दूर करने के लिए हमें कौन सा टीका लगाना चाहिए? इसको दूर करने के लिए टीका लगाना चाहिए, वो वेरी फेमस टीका है, आपको सबको पता होगा, BCG। अब देखो BCG टीका क्या होता है? ये BCG परीक्षण नहीं, BCG एक प्रकार का टीका है। BCG क्या है? टीका। तो BCG की फुल फॉर्म क्या होती है? BCG की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैनेमेरी गुरीन। बेसिलस कैनेमरी गुरीन, ये BCG की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। BCG किसका टीका लगाना, किसके लिए टीका यूज होता है? तो टीबी के लिए। टीबी के लिए BCG कौन सा होता है? बेसिलस कैनेमरी गुरीन। ये कहाँ पर इफेक्ट करता है? फेफड़े और श्वास नली में इफेक्ट करता है। उसके उपचार के लिए इसमें दवा कौन सी होती है? देखो मैंने क्या बताया, टीका कब लगाया जाता है और उपचार कब किया जाता है? जब आदमी में रोग हो जाता है। टीका रोग होने से पहले लगाया जाता है। जैसे कि आजकल छोटे बच्चे तो उनमें टीके लगा देते हैं। जैसे छोटी माता जैसे कि रोग होता है उसको आजकल शरीर में क्या होता है? छोटे छोटे फूंसियाँ हो जाती है जिससे वो ज़्यादा दर्द करते हैं। आजकल उन छोटे बच्चे तो उनमें पहले टीका लगा देता है जिससे आगे समय में उसका रोग नहीं हो। और लेकिन जब आदमी में रोग हो जाता है उसको उपचार के लिए भी क्या होती है? कुछ दवाइयाँ होती है। टीका कब? जब रोग होने से पहले। उपचार कब? जब उस आदमी में रोग हो जाता है तब उसका क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। कोई भी वर्ड को उसका अर्थ पता होना चाहिए कि टीका क्या होता है और उपचार क्या होता है। इसको जैसे कि देखो उपचार करने के लिए सबसे बेस्ट दवा होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस। इसकी सबसे अच्छी दवाई होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस। देखो इंग्लिश में नाम है लेकिन अपन को याद रखना है। इसका उपचार के लिए कौन सी दवाई? स्ट्रेप्टोमाइसिस। किसके? तो
सर टीबी के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस। जैसे कि टीबी हो गई तो उसके पहले, टीबी नहीं हुई है उससे पहले बीसीजी लगा लो तो टीबी नहीं होगी। यदि टीबी हो गई उपचार के लिए कौन सी दवाई, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस। टीबी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। याद क्या रखना, जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। प्रभाव फेफड़े और श्वास नली में। क्यों, ये जैसे खांसते हैं तो वायुमंडल बैक्टीरिया छोड़ते हैं जो हमारे श्वास में अंदर आ जाते हैं, तो फेफड़े और श्वास नली में इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बीसीजी उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस दवाई यूज की जाती है। उसके बाद में कौन सा आ गया, डायरिया, दस्त, लूज मोशन बोलते हैं जिसको, वो किस कारण होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा आ गया, 7वां रोग, डायरिया, डायरिया या लूज मोशन बोलते हैं जिसको दस्त भी बोलते हैं। डायरिया, दस्त या लूज मोशन। दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और पास में आपको रेड बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह के वीडियो आपको आने वाले समय में और मिल सके, कहीं आपको खोजना नहीं पड़े। जैसे आप बेल आइकन दबाओगे, आपके पास नोटिफिकेशन मिल गया कि आगे वाला वीडियो आ गया, तो आपको क्या रखना है, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो भी इस क्लास का आनंद ले सके और आने वाले समय में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से हल कर सके। कैसे, जैसे कि मैंने बता रहा हूँ, जैसे कि जीवाणु कैसे याद रखना है, तो कोई भी रोग होता है उसका आप इंग्लिश में नाम याद रखो, अपने आप जीवाणु याद हो जाएगा साथ साथ में। उसके बाद में सबसे पहले ये जो हमारे शरीर में कहाँ इफेक्ट करता है, तो हमारे शरीर में आंत पर इफेक्ट करता है, आंत पर प्रभाव। जैसे कि लूज मोशन होता है तो हमारे शरीर का आंत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आंत पर प्रभाव पड़ता है। इसका जीवाणु कौन था, तो इसका जीवाणु होता है ई कोलाई, इसका जीवाणु होता है ई कोलाई। इसका कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, तो ई कोलाई जीवाणु होता है। किसके, तो सर होता है डायरिया या दस्त लगने का। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, हमारे शरीर में आंत पर प्रभाव पड़ता है। ये दो चीज़ के डायरिया के लिए याद रखें। डायरिया का प्रभाव कहाँ पर, आंत पर प्रभाव। जीवाणु कौन सा, ई कोलाई उत्तरदायी रहता है। कौन सा, ई कोलाई। समझ में आ गया यहाँ तक डायरिया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला जो रोग होता है वो होता है डिप्थीरिया। 8वां रोग होता है डिप्थीरिया। कौन से में, बैक्टीरिया में डिप्थीरिया रोग आ जाता है, डिप्थीरिया। ये सारे कौन से रोग हैं, तो सर ये होते हैं जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं वो हो गए। 8वां रोग कौन सा, डिप्थीरिया। ये हमारे शरीर के श्वास नली से संबंधित होता है, श्वास नली से संबंधित, श्वास नली से संबंधित। अब जैसे कि मैंने क्या बताया, श्वास नली से जितने भी रोग संबंधित हो गए वो किस प्रकार से हो गए, वो वायुमंडल से संबंधित हो गए, या वायु से संबंधित हो गए, या किससे होंगे, लार से संबंधित हो गए। जो भी श्वास या फेफड़े से आपको रोग लग रहे हैं तो वो रोग किससे अपने शरीर में फैल सकते हैं, तो वो यहाँ से वायुमंडल से फैलेंगे या वो लार से फैलेंगे। लार से कैसे फैलेंगे, जैसे ही कोई भी मनुष्य खांसेगा तो वो वायुमंडल में क्या छोड़ेगा, कीटाणु छोड़ेगा या लार छोड़ेगा। लार छोड़ेंगे अपन उससे संपर्क में आते हैं हमारे शरीर में, श्वास के साथ वो हमारे शरीर में चले जाते हैं, और जैसे शरीर में चले जाएंगे तो हमारे शरीर में कहाँ पर, फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फेफड़ों पर जैसे इफेक्ट करेंगे तो डिप्थीरिया रोग भी श्वास नली से संबंधित होता है। डिप्थीरिया रोग भी किससे संबंधित होता है, तो ये सर श्वास नली से फैलता है, या श्वास नली से होता है। कहाँ से फैलेगा, तो सर ये वायु से फैलेगा। हमारे शरीर में कैसे फैलता है, तो ये वायु से फैलता है। वायु से कैसे, किसी भी आदमी को यदि कोई रोग हो रखा है या डिप्थीरिया रोग हो रखा है तो इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वायुमंडल फैल जाते हैं, वो हमारे सांस के साथ, ऑक्सीजन के साथ हम अंदर ग्रहण कर लेते हैं सांस नली के साथ, जो डायरेक्ट हमारे फेफड़ों पर इफेक्ट करते हैं। डिप्थीरिया रोग श्वास नली से संबंधित होता है, ये वायु से फैलता है। उसके बाद में इसका बैक्टीरिया क्या होता है, इसका बैक्टीरिया होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसका होता है कोरोनो बैक्टीरिया डिप्थीरियाई, मैंने शुरू से बताया कि चीज़ें आपको इंग्लिश में याद रखो, नाम अपने आप इसके जीवाणु याद हो जाएंगे। इसका जीवाणु क्या होता है, इसका जीवाणु होता है कोरोनोबैक्टीरिया डिप्थीरियाई, कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरियाई, बैक्टीरिया डिप्थीरियाई। इसका जीवाणु कौन सा, डिप्थीरिया रोग का क्या होता है, कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरियाई। साथ साथ आप भी बोलते जाओगे, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जितनी बार ज़्यादा बोलोगे ये वर्ड अपने को ईजी लगेंगे, जैसे ईजी लगेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, किसका जीवाणु, तो सर डिप्थीरिया रोग होने कौन सा जीवाणु उतारी, तो कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरियाई। ये रोग कैसे होता है, तो सर ये वायु से होता है। कहाँ पर इफेक्ट, श्वास नली से डायरेक्ट फेफड़ों में। कौन सा जीवाणु, तो कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरियाई। कौन सा रोग के लिए जीवाणु, कौन सा, तो सर डिप्थीरिया रोग के लिए जीवाणु हो गया। उसके बाद में इसका
मैंने अभी शुरू से लिखा था। इसका टीका कौन सा होता है, तो इसका होता है DPT। कौन सा होता है, DPT। डिप्थीरिया आया कि नहीं, डिप्थीरिया। अभी मैंने पीछे फुल फॉर्म लिखाई थी, फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे मैंने इसकी फुल फॉर्म क्या लिखाई थी। इसके उपचार के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए, तो सर DPT। DPT किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए। पीछे भी मैंने बताया DPT किसके लिए, आगे टिटनेस भी बताया था वहाँ पे किसका, DPT के लिए। ठीक है, अब देखो डिप्थीरिया श्वास नली से संबंधित वायु से फैलता है। इसका जीवाणु कौन सा होता है, कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरियाई, और टीका कौन सा होता है, DPT। कौन सा टीका होता है, DPT। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अभी तक हमने कितने रोग पढ़ लिए, बैक्टीरिया से संबंधित 8 रोग पढ़ लिए, 8 रोग पढ़ लिए। कौन से पढ़ लिए, 8 रोग। उसके बाद में आता है जो गुप्त अंगों से संबंधित होते हैं, जैसे कि सांप से, सांप नहीं किए, सांप से आता है 2 रोग, सुजास और सिप्लिस। अब नवा रोग आता है सुजास, जो हमारे शरीर में गुप्त अंगों से संबंधित होता है। सुजास कौन सा आ गया, सुजास। सुजास को अन्य नाम क्या होता है इसका, गोनेरिया। इसका अन्य नाम होता है गोनेरिया। किसका, सुजास का। किससे फैलता है, तो सर बैक्टीरिया से फैलता है। इसका बैक्टीरिया कौन सा उत्तरदायी रहता है, इसका रहता है नाइसीरियाई गोनेरिया। नाइसेरिया गोनेराई। गोनेराई कौन सा होता है, नाइसेरिया गोनेराई। कौन से रोग के लिए, सुजास। मैंने इसलिए बताया इसको, इसका अन्य नाम क्या था, गोनेरिया, तो एक गोनेराई आ गया। गोनेराई आ गया तो मतलब सुजास रोग, गुप्त अंगों से संबंधित होता है। जीवाणु क्या होता है, नाइसेरिया गोनेराई। नाइसेरिया गोनेराई, नाइसेरिया गोनेराई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों। यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, ये रोग, इसका जो जीवाणु होता है वो उसका नाम हमें समझ में नहीं आया। आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ये चीज़ हमें समझ में नहीं है। जीवाणु कौन सा, नाइसेरिया गोनेराई। नाइसेरिया गोनेराई। उसके बाद में मैंने बता दिया ये हमारे कहाँ पर रिपोर्ट करता है, किससे संबंधित होता है, तो ये हमारा संबंधित होता है गुप्त अंगों से। नाइसेरियाई गोनेराई, नाइसेरियाई गोनेराई। उसके बाद 10वां रोग आता है सिप्लिस। 10वां रोग आता है सिप्लिस। 10वां रोग आता है सिप्लिस। सिप्लिस किस कारण होता है, तो सर बैक्टीरिया या जीवाणु कारण होता है। इसका बैक्टीरिया होता है उत्तरदायी ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडिम। ट्रिपोनिमा पैलिडिम। इसका जीवाणु कौन सा उत्तरदायी होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडिम। सिप्लिस रोग किस कारण होता है, बैक्टीरिया कारण। ये कौन से रोग होते हैं, गुप्त रोग हमारे शरीर में होते हैं, वहाँ से होते हैं, गुप्त अंगों से। उसके बाद सिप्लिस रोग, सिप्लिस रोग होने का बैक्टीरिया कौन सा उत्तरदायी रहता है, तो ट्रिपोनिमा पैलिडिम। ट्रिपोनिमा पैलिडिम। ट्रिपोनिमा पैलिडिम। कौन सा जीवाणु होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडिम। ये किस रोग का उत्तरदायी कारक होता है, तो सर ये सिप्लिस। सिप्लिस रोग किस कारण, जीवाणु। जीवाणु कौन सा, ट्रिपोनिमा पैलिडिम। ट्रिपोनिमा, देखो किसी को नहीं दिख रहा तो मैं इसको सही लिख लेता हूँ, ट्रिपोनिमा पैलिडिम। देखो मैंने 3-4 बार बोली, आपके लिए बोल रहा हूँ, ट्रिपोनिमा पैलिडिम। ट्रिपोनिमा पैलिडिम। कौन सा जीवाणु, किसके लिए, तो सिप्लिस के लिए, ट्रिपोनिमा पैलिडिम। 10 रोग हो गए, किससे संबंधित हो गए, तो सर ये हो गए सिप्लिस के लिए। इसके लिए दवा कौन सी होती है, इसके लिए आता है पेनिसिलिन। इसके लिए दवा आती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसके लिए दवा आती है। इसके उपचार के लिए कौन सी दवा यूज़ करनी चाहिए, इसके उपचार के लिए दवा यूज़ करनी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसके लिए, सिप्लिस के लिए। सिप्लिस रोग को दूर करने के लिए कौन सी दवा होनी चाहिए, पेनिसिलिन। जीवाणु कौन सा है, ट्रिपोनिमा पैलिडिनम। पैलिडिम पैलिडिम पैलिडिम। ट्रिपोनिमा पैलिडिम। दवा कौन सी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। उसके बाद अगला रोग आता है प्लेग या पिस्सुस रोग। PM लास्ट में लिखा था, PM तो सर लिखा था, तो PM का अर्थ होता है प्लेग रोग या पिस्सुस रोग। 11वां आता है प्लेग रोग या पिस्सू रोग। ये किस कारण होता है, ये सर भी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसको बोलते हैं प्लेग या पिस्सू रोग। प्लेग या पिस्सू रोग। प्लेग या पिस्सू रोग। उसके बाद ये पढ़ते दिमाग में आना चाहिए, इसका जीवाणु कौन सा उत्तरदायी रहता है,
इसका बैक्टीरिया उत्तर रहता है पेरिसीनिया पेसिटस। पेरिसिया पेसिटस। जीवाणु कौन सा हो गया? पेरिसिया पेसिटस, पेरिसिया पेसिटस, पेरिसीनिया पेसिटस, पेरिसीनिया है, पेरिसीनिया पेसिटस। अब उसके बाद जैसे हमारे शरीर में प्लेग रोग होता है, प्लेग रोग हमारे शरीर में किस प्रकार इफेक्ट करता है? प्लेग रोग हमारे शरीर में जैसे कि चूहों पर, बॉडी पर पिस्सू होते हैं। ये रोग किस प्रकार से फैलता है? जैसे कि जो चूहे होते हैं घरों के अंदर, उसकी बॉडी पर पिस्सू नाम के कुछ जीवाणु होते हैं, वो उस पर चिपके हुए रहते हैं। जैसे ही कभी कभी आपने सुना होगा कि घरों पर जैसे कि चूहे हमारे भोजन के आसपास ही घूमते हैं, तो वो पिस्सू उस भोजन के अंदर छोड़ देते हैं। पिस्सू जैसे ही उस भोजन के अंदर छोड़ते हैं, वो भोजन हमारे शरीर में ग्रहण करेंगे, तो जैसे ही ग्रहण करेंगे तो उसमें हमारे शरीर में प्लेग नामक रोग हो जाता है। प्लेग रोग किस कारण होता है? तो पेसिनियस पेसिटिस। ये किस में पाया जाता है? तो पिस्सू होता है, चूहों की बॉडी के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। चूहों की बॉडी के ऊपरी भाग पर पाए जाएंगे, तो चूहे भोजन के संपर्क में आते ही वो उस भोजन में वो पिस्सू घुस जाते हैं, और जैसे अपन भोजन शरीर में ग्रहण करें तो प्लेग रोग होने का खतरा रहता है। तो आपने पहले सुना होगा कि यूरोप में एक प्लेग नाम की महामारी फैली थी। प्लेग नाम की महामारी फैली थी, वो पिस्सू के कारण फैली थी। पिस्सू के कारण फैली थी। वहाँ पर कम से कम 7 करोड़ लोग मारे गए थे। 7 करोड़ लोग मारे गए। इसको काली मौत भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसको काली मौत भी बोलते हैं। काली मौत, काली मौत भी कहा जाता है। काली मौत किसको कहा जाता है? प्लेग रोग को कहा जाता है। कारण क्या होता है कि चूहों की बॉडी पर पिस्सू होते हैं। चूहों की बॉडी पर क्या होते हैं? पिस्सू होते हैं। देखो, प्लेग चूहों पर होता है, चूहों से फैलता है हमारे शरीर में। चूहों की बॉडी पर पिस्सू होते हैं, पिस्सू होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि घरों में खाना खुला नहीं होना चाहिए, ढका होना चाहिए। क्यों होता है? जैसे कि उसमें कुछ कीटाणु भी घुस जाते हैं, मक्खियाँ भी उस पर घूमती रहती है, और चूहे होते हैं वो भी इधर उधर आते हैं। तो चूहों की बॉडी पर पिस्सू होते हैं। पिस्सू उस भोजन के साथ संपर्क में आ जाते हैं। जैसे संपर्क में आए, वो भोजन हमने ग्रहण किया, तो हमें प्लेग रोग होने का खतरा रहता है। और प्लेग रोग होता है तो उस आदमी की अकाल मौत हो जाती है। कब आपने सुना होगा कि यूरोप में कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले काली मौत हो गई थी। किस कारण? प्लेग रोग होने के कारण। उसमें कम से कम 7 करोड़ लोग मारे गए थे। कितने लोग? 7 करोड़ लोग मारे गए थे। कारण क्या था? प्लेग रोग हो गया था। प्लेग रोग किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। कारण क्या था? चूहे भोजन के संपर्क में आते हैं, उनकी चूहों की बॉडी और पिस्सू नाम होते हैं, वो भोजन की बॉडी में आते हैं। वो अपन भोजन जैसे अपन शरीर में ग्रहण करेंगे, तो भोजन के साथ हमें प्लेग रोग फैलने का क्या रहता है? खतरा रहता है। उसके बाद में तो सर इसको दूर करने के लिए दवा क्या होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। दवा क्या होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये इस प्लेग को दूर करने के लिए एक दवा होती है। उस दवा का यूज करने से इस रोग को कम किया जा सकता है। इसकी दवा होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस। जैसे कि दोस्तों ये वर्ड इंग्लिश में अपने को इंग्लिश में ही याद रखने हैं, इसकी हिंदी नहीं होती। स्ट्रेप्टोमाइसिस ये दवा किसके लिए यूज होती है? तो ये हमारे शरीर में किसी को प्लेग रोग हो गया, तो प्लेग रोग को दूर करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। इसको काली मौत भी बोलते हैं। काली मौत किसको? प्लेग रोग को। इसका जीवाणु क्या होता है? पेरिसीनिया पेरिसिस्ट, पेरिसीनिया पेसिटस, पेरिसीनिया पेसिटस। उसके बाद में इसको काली मौत दवा क्या होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस। समझ आ गए यहाँ तक सभी को? उसके बाद अगला रोग आता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस दोस्तों, मेनिंजाइटिस रोग होता है, वो जीवाणु से भी फैलता है, वो वायरस के कारण भी फैलता है। कभी कभी हमारे दिमाग में कभी चोट लगती है, उस कारण भी ये रोग हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस 3-4 कारणों से फैल सकता है। मेनिंजाइटिस ये रोग किस कारण फैलता है? ये विषाणु के कारण भी फैल सकता है, जीवाणु के कारण फैल सकता है। हमारे शरीर में यदि अंदरूनी चोट लगती है, उस कारण भी ये रोग फैल सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मस्तिष्क रोग भी बोलते हैं। इसको मेनिंजाइटिस को मस्तिष्क रोग भी बोलते हैं, मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं इसको। और ये चोट लगने से भी फैल सकता है। इसको मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं, मस्तिष्क ज्वर। क्या बोलते हैं? दिमागी बुखार भी बोलते हैं इसको, दिमागी
बुखार। उसके बाद में ये हमारे शरीर में चोट लगने से भी फैल सकता है, चोट लगने से भी। उसके बाद में ये जीवाणु से भी फैल सकता है, जीवाणु से भी। उसके बाद में ये विषाणु से भी फैल सकता है। क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया वह कौन सा रोग है जो निमन से फैल सकता है, कैसे? चोट लगने से भी, जीवाणु से भी और विषाणु से भी। तो कौन सा होता है? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस रोग दिमागी बुखार बोलते हैं, अन्य नाम होता है। चोट लगने से भी फैल सकता है, ये जीवाणु से भी फैल सकता है और विषाणु से भी हमारे शरीर में फैल सकता है। उसके बाद में इसका जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? इसका बैक्टीरिया होता है नाइसीरिया। इसका जो बैक्टीरिया या जीवाणु क्या होता है? जीवाणु से इसको नाम होता है, उसको बोलते हैं नाइजीशिया, नाइजीशिया मेनिनजाइटिस। क्या होता है इसका बैक्टीरिया जो जीवाणु से फैलता है, वो कौन सा जीवाणु होता है? नाइजीशिया मेनिनजाइटिस। देखो नाम से लग रहा है मेनिनजाइटिस, तो ये हो गया। उसके बाद पहला इसका वर्ड क्या होता है? नाइजीशिया मेनिनजाइटिस। नाइजीशिया मेनिनजाइटिस ये किसका रोग उत्तरदायी होता है? तो ये सब मेनिनजाइटिस। ये दिमाग का बुखार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दिमागी बुखार? कभी हमारे अंदरूनी दिमाग में चोट लग जाती है, इस कारण भी रोग हो सकता है। जीवाणु से भी हो सकता है और जब मैं आगे विषाणु पढ़ूंगा उसमें भी बताऊंगा कि मेनिनजाइटिस विषाणु से भी हो सकता है। तो इसका उत्तरदायी जीवाणु कौन होता है? नाइजीशिया मेनिनजाइटिस, नाइजीशिया मेनिनजाइटिस। उसके बाद हमारा एक रोग बचा निमोनिया। एक रोग बच गया निमोनिया, जो बैक्टीरिया से लास्ट रोग है निमोनिया। क्या हो गया? निमोनिया रोग। निमोनिया रोग किस कारण होता है? तो सारे बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसके जैसे बैक्टीरिया पड़ा तो कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी रहता है इसका? तो इसका रहता है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमेनी, न्यूमेनी। देखो हिंट कहाँ से आ गई? न्यूमेनी से आ गई। न्यूमेनी से पहले क्या आता है? डिप्लोकोकस। इसका जीवाणु होता है। किस जीवाणु के कारण हमारे शरीर में निमोनिया फैलता है? क्वेश्चन कैसे बनता है कि किस कारण हमारे शरीर में निमोनिया फैलता है? तो सर होता है जीवाणु। कौन सा जीवाणु? डिप्लोकोकस न्यूमेनी, डिप्लोकोकस न्यूमेनी। न्यूमेनी आते ही हमारे शरीर में क्या आना चाहिए? निमोनिया रोग। निमोनिया रोग के लिए कौन सा जीवाणु? तो सर डिप्लोकोकस न्यूमेनी। कौन सा रोग? निमोनिया। समझ आ गया यहाँ तक? उसके बाद में एक रोग थे जीवाणु से संबंधित। उसके बाद सर इसका अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो इसका अंग प्रभावित होता है फेफड़े। तो फेफड़े अंग प्रभावित होते तो ये रोग कैसे होगा? तो वायु से फैलेगा। कैसे? वायु से। प्रभावित अंग फेफड़े। प्रभावित अंग कौन सा हो गया? फेफड़े। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जितने भी बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी रोग थे, इंपॉर्टेंट जितने भी रोग थे, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो हमने आज इसमें पूरी डिटेल पढ़ ली। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्नलिखित जो रोग होता है वो कौन से जीवाणु से होता है? पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये रोग होता है ये हमारे शरीर में कौन से अंग पर ये प्रभाव या इफेक्ट डालता है? उसके बाद में जैसे ये हमारे शरीर में इफेक्ट डालेगा तो उसके बाद में ये हमारे शरीर में कैसे घुसता है? जैसे कि हमारे शरीर में या लार के साथ रहेगा या हमारे शरीर में वायु के साथ फैलेगा, या हमारे शरीर में किस प्रकार से फैल सकता है? उसके बाद चौथा क्वेश्चन बनेगा इस जो रोग होता है इसका उपनाम क्या हो सकता है? किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है? किस जीवाणु से संबंधित जीवाणु में कौन सा बैक्टीरिया होता है? किस बैक्टीरिया के कारण ये रोग फैलता है? उसके बाद में ये कौन से हमारे शरीर को अंग को प्रभावित करेगा? उसके बाद इसके फैलने का कारण क्या रहता है? ये वायुमंडल से फैलता है या लार से फैलता है या किस कारण से? या दूषित भोजन से या दूषित पानी से? तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या होता है कि इस रोग का अन्य नाम क्या होता है? उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इस रोग को दूर करने के लिए हमें से कौन सा टीका लगाना चाहिए? इस रोग को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार का उपचार करना चाहिए? या इस रोग को दूर करने के लिए हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए? ये कौन से रोग पढ़ लिए हमने? बैक्टीरिया जीवाणु से संबंधित जितने भी रोग थे इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। अभी तक हमने जनरल साइंस की 18 क्लास ले ली दोस्तों। कितनी क्लास? ये 18 हमारी 18वीं क्लास है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े, जैसे हमने पहले पढ़ा था संतुलित आहार के घटक, उस पर मैंने डिटेल में उस पर 2 वीडियो पर अच्छे क्वेश्चन करा रखे। उसके बाद जैसे कि मैंने पढ़ाया संतुलित आहार के जितने भी क्वेश्चन कराए, उसके बाद मैंने पढ़ाया था पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, उस पर मैंने जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने करा रखे, मैंने प्ले लिस्ट में बना रखी, वहाँ पर वीडियो डाल रखे। उसके बाद जैसे अपन ये
मानव रोग हो गए या डिजीज जैसे कंप्लीट होगा, उस पर अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा ज़्यादा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा बैक्टीरिया कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारे दिमाग में आता है सर और हमारे शरीर में रोग किस कारण फैलते हैं, तो वायरस के कारण फैलते हैं। विषाणु कारण होने वाले रोग, हमारे शरीर में विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? विषाणु, पहला हमने क्या पढ़ लिया? जीवाणु, उसको बोलते हैं बैक्टीरिया, उसके बाद इसको बोलते हैं वायरस इंग्लिश में। अब जैसे कि आपके दिमाग में मैंने वायरस लिखा, तो सर वायरस से संबंधित कौन कौन से हमारे शरीर में रोग होते हैं? हमने पहले क्या पढ़ लिया? जीवाणु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद दूसरा आता है कि विषाणु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, उसको मैं अभी उसके भी ट्रिक बता देता हूँ कि वो किस प्रकार से विषाणु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास में अपन शुरू करेंगे कि विषाणु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो हमारे शरीर में कौन कौन से होते हैं। तो सबको आज अपनी क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि रोग के संबंधित जितने भी फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं और इस रोग को याद करने की अच्छी ट्रिक बताई जा रही है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा आप क्या करना है, अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।